स्वागत है दोस्तों। आज 26 जुलाई 2023 दिन बुधवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जैसा कि आपको मालूम ही है, आज 26 जुलाई का दिन और आज 26 जुलाई को हम विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं। आज 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस है। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से कारगिल विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। भारत ने कई युद्ध लड़े और इसमें भारतीय सेना के पराक्रम और जांबाजी के किस्से आज भी मशहूर हैं। और ऐसा ही एक युद्ध साल 1999 में लड़ा गया था, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। जब दुश्मन भारत की सीमा में घुस गया था और कई चोटियों पर उसका कब्जा था, तब भारतीय जवानों की हिम्मत और दिलेरी ने उसे खदेड़ने का काम किया। और इस युद्ध में भारतीय सेना की जीत को हम हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हर साल भारी बर्फबारी के चलते भारत और पाकिस्तान की सेनाएं चोटियों से नीचे आ जाती थी। साल 1999 में भी ऐसा ही हुआ था, जब भारतीय सेना बर्फीली चोटियों से नीचे आ गई और उस वक्त पाकिस्तानी सेना ने इसका फायदा उठाते हुए भारतीय चोटियों की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी। मई 1999 तक पाकिस्तान की सेना ने कारगिल इलाके की कई चोटियों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। आखिरकार 3 मई 1999 को ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई। भारतीय सेना ने अलग अलग जगह से कारगिल की चढ़ाई शुरू कर दी। करीब 60 दिनों तक ये युद्ध चला और इस युद्ध में भारत की जीत हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा संघर्ष विभाजन के बाद से ही जारी है। आए दिन एलओसी पर गोलाबारी होती रहती है। दोनों देशों का सैन्य बल कश्मीर के लिए संघर्षरत रहता है और ये संघर्ष आज का नहीं, इसके पहले भी भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए हैं। 1999 में हुए कारगिल युद्ध में भारत पाक एक दूसरे के सामने थे और भारतीय वीर जवानों ने पाकिस्तान के कब्जे से कारगिल की ऊंची चोटियों को आजाद कराया। इस जंग में कई जवान शहीद हो गए, लेकिन कारगिल युद्ध में विजय भारत के नाम कर गए और भारत की यह गौरवपूर्ण जीत और भारतीय जवानों की शहादत इतिहास के पन्नों पर हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। कारगिल की जीत और शहीदों की कुर्बानी की याद में हम हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं। आप सभी दोस्तों और मित्रों को एक बार फिर से कारगिल विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शहीदों को नमन। आप भी कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय, मेरा भारत महान जरूर लिखें। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब है वो जिनका खून देश के काम आता है। देश भक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। कोई पूछे कौन हो तो गर्व से कहेंगे भारतीय है हम। विजय दिवस की शुभकामनाएं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं दोस्तों। द्रास में कारगिल विजय दिवस का मुख्य समारोह आज होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। 24वें कारगिल विजय दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। युद्ध स्मारक को अंतिम रूप दे दिया गया। कार्यक्रम में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं आपको बता दें, मेरी माटी मेरा देश अभियान के जरिए शहीदों को श्रद्धांजलि देगी सरकार। केंद्र सरकार आजादी का अमृत महोत्सव अभियान का समापन मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ करेगी और इस दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही अभियान के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। यह अभियान पंचायत, तहसील, शहरी निकाय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाएगा। कार्यक्रम 9 अगस्त से शुरू होंगे और 30 अगस्त तक चलेंगे। मुख्य कार्यक्रम में पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार के मुताबिक पंचायत स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन इस साल 9 अगस्त से 15 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मुख्य समारोह का आयोजन नई दिल्ली में 27 से 30 अगस्त तक होगा। संसद के मानसून सत्र का 5वां दिन केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। कांग्रेस ने लोकसभा सांसदों से मौजूद रहने को कहा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को इस तरह की जानकारी दी थी। कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। अब दोस्तों आपको ये तो मालूम ही होगा कि केंद्र में मोदी सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत में है, फिर भी ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों ला रहा है विपक्ष। अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे प्रमुख तब होता है जब लोकसभा में विपक्ष के किसी दल को यह लगता है कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है या फिर सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है, तो यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। सदन का कोई भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। दरअसल संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद से ही विपक्षी दल ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के भीतर मणिपुर हिंसा पर बयान दें। अब सूत्रों की माने तो पीएम मोदी पर संसद के भीतर बयान देने का दबाव बनाने के कई विकल्पों पर विचार करने के बाद ये फैसला किया गया कि अविश्वास प्रस्ताव ही सबसे कारगर रास्ता होगा जिसके जरिए सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विवश किया जा सकेगा। मतलब दोस्तों विपक्ष ये जानता है कि मोदी सरकार सदन में आसानी
आसानी से बहुमत साबित कर देगी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्वीकार होना है तो प्रधानमंत्री का भी वक्तव्य होगा और इससे सभी पार्टियों को चर्चा का मौका मिलेगा। यानी ये सिर्फ सदन में सरकार को घेरने का एक तरीका है। आंकड़ों की बात करें तो अभी लोकसभा में एनडीए के 335 सांसद हैं। मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव 20 जुलाई 2018 में आया था। तब सरकार को 325, विपक्ष को 126 वोट मिले थे। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अब संसद में पेश किया जाएगा। आम आदमी पार्टी सहित कई विपक्षी दल इसका विरोध भी करेंगे। दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर पर नियंत्रण से जुड़े अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। वहीं सबसे आगे हिंदुस्तानी, भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। IMF ने 6.1% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ा दिया है। अब वित्त वर्ष 2023-24 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 6.1% रहने का अनुमान है। वहीं पीएम मोदी आज बुधवार को प्रगति मैदान में ITPO कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। 2 चरणों में यह कार्यक्रम होगा। वहीं भूतपूर्व सैनिकों, दिवंगत की पत्नियों की सम्मान निधि बढ़ी। अब 15,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि आजीवन कारावास वाले 182 कैदी भी रिहा करेंगे। मध्य प्रदेश से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों और इसमें हिस्सा लेने वाले दिवंगत सैनिकों की पत्नियों की सम्मान निधि में मध्य प्रदेश सरकार इजाफा करने जा रही है। गृह मंत्री एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने बताया कि सम्मान निधि अब 15,000 रुपए प्रतिमाह दी जाएगी। इंडियन रुपीज से जुड़ा अपडेट आ रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच रुपए में हुआ पहला शिपमेंट। डॉलर की निर्भरता कम करना नए कदम का उद्देश्य है। यानी भारत ने पहली बार बांग्लादेश के साथ रुपए में व्यापार किया। वहीं रशिया से जुड़ी बड़ी खबर, रूस में लिंग परिवर्तन कराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राष्ट्रपति पुतिन ने नए कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। रूस में लिंग परिवर्तन सर्जरी पर प्रतिबंध लग गया है। वहीं अक्टूबर नवंबर में पंचायत चुनाव की तैयारी। जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में आगामी अक्टूबर नवंबर में पंचायत चुनाव करवाने की तैयारियां हो रही हैं। इसके जरिए प्रदेश में 4,000 से अधिक पंचायतों में पंचों और सरपंचों को चुना जाएगा। वहीं राजस्थान के अंजू ने पाकिस्तान में जाकर दूसरी शादी कर ली है। इस तरह की खबरें आ चुकी है। फेसबुक फ्रेंड से कोर्ट मैरिज के लिए इस्लाम कबूल किया। नया नाम फातिमा रख लिया गया है। यानी राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंची अंजू ने इस्लाम कबूल कर शादी कर लिया। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उसने अपना नया नाम फातिमा रख लिया। न्यूज एजेंसी PTI ने इस तरह की बात कही है। बताया जा रहा है कि दोनों ने पेशावर के लोकल कोर्ट में शादी की है। 34 साल की अंजू फिलहाल पाकिस्तान में अपने 29 साल के बॉयफ्रेंड नसरुल्लाह के साथ रह रही है। 2019 में फेसबुक पर दोनों के बीच दोस्ती हुई थी। अंजू की यह दूसरी शादी है। वह 2 बच्चों की मां भी है। वहीं नसरुल्लाह ने TV9 से बात करते हुए ये दावा किया कि अंजू के साथ किसी तरह की साजिश नहीं रची गई है और न ही कोई जोर जबरदस्ती हुई है। उन्होंने कहा कि मीडिया में चल रही सभी बातें अफवाह है और उसने कहा कि कोर्ट में हमारी कोई शादी नहीं हुई है। हम सुरक्षा मांगने के लिए अदालत गए थे। अंजू विदेश से आई और उसे जान का खतरा हो सकता था। कोर्ट से 50 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा मिल गई है। अंजू बुर्के में इसलिए आई क्योंकि पाकिस्तान में यही रीति रिवाज है और अंजू को ये पसंद है। वहीं नसरुल्लाह ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में यह भी कहा कि भारत की अदालत में अंजू के तलाक का मामला चल रहा है, ये उसे मालूम है, लेकिन वो अंजू से प्यार नहीं करता। अंजू भी उससे प्यार नहीं करती। दोनों सिर्फ दोस्त हैं। हालांकि नसरुल्लाह ने यह कहा कि अगर वो चाहेगी तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। अब इस तरह की बातें चल रही है। पाकिस्तान से अंजू और नसरुल्लाह के कई वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ काफी रोमांटिक दिखाई दिए और इन वीडियोस फोटोज को देखने के बाद ऐसा अनुमान लगाया गया कि ये निकाह से पहले के प्री वेडिंग शूट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है। आखिर पाकिस्तान क्यों गई अंजू? खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। पाकिस्तान पहुंची अंजू के मामले में अब खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। दरअसल अंजू के BSF से कुछ कनेक्शन निकलकर सामने आया है जिससे अब उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि अंजू के दादा भी BSF में थे और एक चाचा फिलहाल BSF में है। खुफिया एजेंसियों ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सामने आने से इनकार कर दिया। फिलहाल कई जानकारियां और हासिल करने की कोशिशें हो रही है। चलिए इधर बात कर लेते हैं। अब सचिन और सीमा हैदर से जुड़े अपडेट्स भी आ रहे हैं। सीमा का प्रेमी सचिन घर से गायब। ATS पूछताछ के लिए ले जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं सीमा को डिटेंशन सेंटर भेजा जा सकता है। सीमा हैदर मामले में भी मंगलवार दोपहर को एक नया अपडेट सामने आया। बताया जा रहा है कि सचिन घर से गायब है और आशंका है कि ATS उसे अपने साथ ले गई है। माना जा रहा है कि ATS उससे आधार कार्ड हेराफेरी मामले में पूछताछ कर सकती है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इधर सीमा को पुलिस पाकिस्तान भेजने की तैयारी में है। उसे जल्द ही डिटेंशन सेंटर भेजा जा सकता है। वहीं मणिपुर में 83 दिन बाद इंटरनेट बहाली के आदेश हुए हैं। शर्तों के साथ ब्रॉडबैंड सर्विस मिलनी शुरू होगी। मणिपुर में इंटरनेट से आंशिक पाबंदी हटाई गई है। मोबाइल इंटरनेट तो फिलहाल बंद ही रहेगा। अब मोबाइल की बातें हो रही है तो एक और आपको अलर्ट बता दें, जब तक मोबाइल चार्ज होगा तब तक बैंक अकाउंट में आपके पैसे नहीं बचेंगे। जूस जैकिंग स्कैम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। RBI ने भी इसको लेकर अलर्ट किया हुआ है। RBI की एक बुकलेट के अनुसार जूस जैकिंग स्कैम एक तरह का घोटाला है। साइबर अपराधी पब्लिक
पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर मेलवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं और इस मेलवेयर के जरिए अपराधियों की यूजर के डिवाइस तक पहुंच हो जाती है। आपके फोन का डेटा लीक कर लिया जाता है, हैक कर लिया जाता है। यानी जूस जैकिंग स्कैम भी मोबाइल और लैपटॉप जैसे डिवाइस में से डेटा को चुराने का एक तरीका है और इस तरह के स्कैम को अंजाम देने के लिए जो बदमाश लोग हैं वो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर मेलवेयर वाला सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। साइबर क्रिमिनल सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों जैसे यूएसबी पोर्ट या चार्जिंग कियोस्क के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, इसलिए आप भी सावधान रहिएगा। पब्लिक प्लेस पर अगर अपने मोबाइल फोन को चार्ज कर रहे हैं या लैपटॉप को चार्ज कर रहे हैं तो आप हैकिंग के शिकार हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, तेजी से फैल रहा है आई फ्लू का इन्फेक्शन। सुरक्षित रहना तो आप कुछ टिप्स जरूर फॉलो करिएगा। देश भर के साथ ही यूपी में भी आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं। आई फ्लू बीमारी है जिसे आम भाषा में हम आंख आना कहते हैं। अरे यार मेरी आंख आ रही है। जबकि बारिश के दिनों में आई फ्लू के मामले काफी बढ़ जाते हैं। रोजाना अस्पतालों में बड़ी संख्या में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है जिन्हें आंखों में खुजली हो रही है, जलन हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बीमारी छूने से फैलती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को यह बीमारी हुई है तो वे अपने घर से बाहर ना निकलें, आंखों को नियमित धोते रहें। डॉक्टर साहब ने यह बात कही है। अगर आंख लाल होने लगे तो कभी भी हाथ से खुजली ना करें, अपने हाथ को नियमित तौर पर धोते रहें। काला चश्मा हमेशा लगा कर रखें। ठंडे पानी से दिन में 2 बार आंखों को धोएं। आई स्पेशलिस्ट के द्वारा बताई गई ड्रॉप ही आंखों में डालें। मेडिकल स्टोर से आप मन मर्जी से आई ड्रॉप खरीद कर आंखों में ना डालें। हाइजीन मेंटेन करके रखें। अपना तौलिया या रुमाल किसी से शेयर ना करें। अगर इन्फेक्शन है तो छुट्टी लेकर घर पर ही रहें। इम्यूनिटी बढ़ाने वाला भोजन खाएं और फलों का अधिक से अधिक सेवन करें। चलिए बड़ी खबर है, ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका हाईकोर्ट में स्वीकार हो गई है। आज सुनवाई के बाद फैसला मिलेगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। वहीं बड़ी खबर है, चंद्रयान 3 ने 5वीं बार ऑर्बिट बदली है। अब 1 अगस्त को चांद की तरफ निकलेगा, 23 अगस्त को सतह पर लैंडर उतरेगा। फिलहाल ये सही दिशा में जा रहा है और काम कर रहा है। वहीं यमुना नदी के बाद अब हिंडन नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। नोएडा में सैकड़ों वाहन डूब गए। देश के उत्तरी राज्यों में भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से इन राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश ने रास्ते रोक दिए हैं। आप देख सकते हैं कि यह कोई बंदरगाह नहीं, पार्किंग है। नोएडा के इकोटेक में सैकड़ों कारें पानी में डूब गई। बारिश से सोसाइटी जलमग्न हो गई। नोएडा के कई इलाकों में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण से हालात हुए हैं। वहीं तेलंगाना में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। 2 दिन स्कूल बंद रहेंगे। कई इलाकों में बाढ़ की स्थितियां बन सकती हैं। 3 दिन का रेड अलर्ट जारी है। हैदराबाद के मौसम विभाग ने बताया कि तेलंगाना के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आज और कल यानी बुधवार और गुरुवार को 2 दिन की छुट्टियों की भी सरकार ने घोषणा कर दी है। 2 दिन स्कूल बंद रहेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 7 उपमंडलों में 28 जुलाई तक स्कूल बंद रहने की भी खबरें हैं। वहीं पंजाब के 9 जिलों में 3 दिन का अलर्ट है। चंडीगढ़ में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा गुरुग्राम से जुड़ी खबर आ रही है। चिंटल पैराडीसो के एच टावर को भी खाली करने का आदेश। अब तक 9 में से 5 टावर अनसेफ अनफिट घोषित कर दिए गए हैं। वहीं दुनिया भर में सबसे ज्यादा बाइक चलाने वाले लोग भारत में और अकेले इस राज्य में 3.78 करोड़ गाड़ियां, 3 करोड़ 78 लाख गाड़ियां। रोड ट्रांसपोर्ट ईयरबुक की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में रजिस्टर्ड 2 व्हीलर की संख्या सबसे ज्यादा है और इस मामले में इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा कारों की बात करें तो दुनिया में इंडिया 8वें नंबर पर है। चीन में सबसे ज्यादा कारें हैं और इसके बाद फिर अमेरिका और जापान का नंबर आता है। इस साल जुलाई के मध्य तक इंडिया में कारों की संख्या यानी गाड़ियों की कुल संख्या लगभग 34 करोड़ 80 लाख तक पहुंच गई। यह आंकड़ा सरकारी वाहन पोर्टल के मुताबिक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर देख पा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट विमान के इंजन में आग लग गई। मेंटेनेंस के दौरान यह हादसा हो गया। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी दी है। कर्मचारियों में उत्साह है। झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में पुराने पेंशन योजना को लागू करने की कैबिनेट मंजूरी मंगलवार को दे दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग में भी कई बड़े फैसले हुए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना आरंभ करने पर निर्णय लिया गया। इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में स्थित बंजर चोटियों और पहाड़ियों को शामिल करते हुए राज्य में हरित आवरण को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। वहीं हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक वस्तुओं पर रोक लगेगी। सरकार 75 रुपए किलो के हिसाब से सिंगल यूज प्लास्टिक खरीदेगी। प्लास्टिक विनिर्माण उद्योगों के परामर्श से हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाएगा और 1 वर्ष के भीतर एक नीति बनाई जाएगी और प्लास्टिक के विकल्प तलाशे जाएंगे। साथ ही बड़ी खबर बिहार को लेकर भी आ रही है। बिहार में भी नीतीश कैबिनेट में 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। किसानों, बच्चों और अधिकारियों के लिए खुशखबरी आई है। अब बिहार के हर आंगनबाड़ी केंद्र में 3 से 6 साल के बच्चों को नाश्ते में मुर्गी का अंडा या अंडा नहीं खाने वाले बच्चों के लिए भुनी हुई मूंगफली दी जाएगी। बच्चों को बुधवार और शुक्रवार को मूंगफली खिलाई जाएगी। नगर निगम और परिषद में अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी मिलेगी। इसके अलावा बिहार सरकार ने पुराने वाहनों
वाहनों की स्क्रैपिंग से जुड़ा अपडेट भी दिया है। वहीं सहारा रिफंड पोर्टल पर अब तक 7 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सहारा रिफंड पोर्टल जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था और जिन लोगों के सहारा में पैसे फंसे हुए हैं उनके लिए पैसे वापस मिलने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इस वेबसाइट पर अब तक 7 लाख रजिस्ट्रेशन कर दिए गए, ऐसे अपडेट्स हैं। वहीं नोएडा में बन रहा भारत का सबसे ऊंचा मॉल, इसे देखकर आप भूल जाएंगे दुबई। आपने एक से बढ़कर एक मॉल देखे होंगे, हालांकि अभी तक देश में ऐसा मॉल नहीं है जो सबसे ऊंचा हो, और अब जल्द ही नोएडा में ऐसा मॉल खुलने जा रहा है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये देश का सबसे ऊंचा मॉल होगा और इसका काम भी शुरू हो गया है। कहीं यहाँ पर बड़ी बड़ी सुविधाएं मिलेगी। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन जहाँ पर एक साथ खड़ी हो जाती है 44 ट्रेनें। ये करंट अफेयर्स या फिर जो स्टैटिक जीके जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है उसमें भी ये काम आता है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल ये अमेरिका में है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। न्यूयॉर्क के इस रेलवे स्टेशन पर कुल 44 प्लेटफॉर्म है। 44 ट्रेनें यहाँ पर एक साथ खड़ी हो सकती हैं। इस रेलवे स्टेशन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वहीं नासा के स्पेस सेंटर में गुल हुई बिजली अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से कुछ देर तक संपर्क कट गया। संसद से जुड़ा अपडेट आ रहा है। एक साल में रद्द किए गए 5 करोड़ से अधिक मनरेगा जॉब कार्ड, सरकार ने संसद में जवाब दिया है। फर्जीवाड़ा, डुप्लीकेट जॉब कार्ड और काम करने की इच्छा नहीं होना, इस तरह से या ग्राम पंचायत से स्थायी रूप से स्थानांतरित हो जाने या मृत्यु जैसे कारणों से नाम हटाए गए हैं। वहीं लोकसभा में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधन विधेयक पास हो गया है। बीसीसीआई ने मार्च तक का होम कैलेंडर जारी कर दिया है। वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया से 3 वनडे और 5 T20 खेलेगी टीम इंडिया। वहीं एंड्रॉइड स्मार्टफोन चलाने वाले यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। अगर आपका फोन एंड्रॉइड किटकैट वर्जन पर चल रहा है तो जरूरी अपडेट है। गूगल ने 10 साल पहले रिलीज हुए एंड्रॉइड किटकैट ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे सपोर्ट देने से अपडेट देने से इंकार कर दिया है। अगस्त 2023 से ही गूगल प्ले सर्विस के अपडेट से इन वर्जन पर चलने वाले मोबाइल फोन पर बंद हो जाएंगे। वहीं सैमसंग आज लॉन्च करेगा अपना नया फोल्डेबल फोन भी लॉन्च कर सकता है। कई प्रोडक्ट के लॉन्चिंग होगी। दरअसल आज सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट की शुरुआत होने जा रही है। टाटा मोटर्स ने Q1 के नतीजे जारी किए। 3,300 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है। वहीं टाटा मोटर्स ने बड़ा ऐलान किया कि DVR शहरों को साधारण शहरों में बदलेगी कंपनी। हिमाचल प्रदेश में जल आयोग का गठन हुआ। IAS अमिताभ अवस्थी पहले चेयरमैन बने। 3 सदस्य भी नियुक्त किए गए। शिमला में इसका ऑफिस होगा। नोएडा से जुड़ा अपडेट है। 1139 फ्लैट खरीदारों को जल्द ही मालिकाना हक मिलेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने फ्लैटों की रजिस्ट्री को अनुमति दे दी है। 4 अगस्त तक जेल में रहेंगी IAS रानू साहू। ED ने रिमांड नहीं मांगी है। कोल लेवी स्कैम मामले में गिरफ्तार IAS रानू साहू अब 4 अगस्त तक जेल में रहेंगी। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अब गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। मंगलवार सुबह सोने का भाव 59,282 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 73,889 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। वहीं अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में। संपूर्ण भारत का आज 26 जुलाई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। वेदर न्यूज टुडे में स्काईमेट वेदर अपडेट के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण और गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मध्यम से भारी बरसात हो सकती है। वहीं उत्तरी पंजाब, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1 या 2 स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। लक्षद्वीप, गुजरात, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ, उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, आंतरिक उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप और तमिलनाडु में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मोबाइल पर ऐसी काम की ताजा खबर के अपडेट हर रोज मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।